हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत का जो चंद्रयान 3 था वो सफल हो चुका है और चंद्रयान 3 ने लैंडिंग कर ली है चंद्रमा पर। दोस्तों यहां पर आप पिक्चर देखिएगा और पिक्चर को देख करके हम एक कहानी बनाएंगे जिसको आपको समझना है। बस सुनते जाइएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां पर साउथ पोल की बात आ रही है। तो साउथ पोल है क्या? तो ये चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा जो होगा ये साउथ पोल होगा। तो जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो जो हिस्सा आपको दिखाई देता है वो कहलाता है उसका नॉर्थ पोल, और जो हिस्सा आपको दिखाई नहीं देता है, जो आज तक आपने देखा ही नहीं है, वो कहलाता है साउथ पोल। तो भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसने कहां पर लैंडिंग की है? तो साउथ पोल में लैंडिंग की है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप कहानी सुनिएगा। 14 जुलाई 2023 को होता क्या है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाता है। कब लॉन्च किया जाता है? दोपहर 2:35 पर। दोस्तों इसके बाद ये जो चंद्रयान 3 था ये पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उसकी जो कक्षाएं हैं वो बढ़ाई जाती हैं और फिर इसके बाद जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देता है। फिर जैसे ही ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचता है फिर चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद इसकी जो कक्षाएं हैं वो घटाई जाती हैं, यानी इसको चंद्रमा के पास लाया जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों 23 अगस्त 2023, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा। 23 अगस्त 2023 को होता क्या है कि 6:04 पर, कब दोस्तों? 6:04 पर ये जो चंद्रयान 3 था ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाता है। उसका जो लैंडर होता है विक्रम, वो चंद्रमा पर कदम रख देता है 6:04 पर। इस पूरी यात्रा में कितना समय लगा है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी से और चंद्रमा तक चंद्रयान 3 को पहुंचने में 41 दिन का समय लगता है। कितने दिन का दोस्तों? 41 दिन का समय लगता है। और अब जो ये मिशन होगा ये कितने दिन का मिशन होगा? 14 दिन का मिशन होगा, यानी 14 दिन तक वहां पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? इंडिया बना है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना पहुंच चुके हैं और भारत ने भी एंट्री कर दी है। तो भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसकी लॉन्चिंग की गई थी 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका बजट कितना है? तो 615 करोड़ इसका बजट है। और चंद्रयान 3 का जो कुल वजन था वो कितना था? 3900 किलोग्राम का। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। ये आप देख पा रहे हैं। ये बहुत खुश थे जब चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर लैंड करता है, तो बहुत खुशी से ये झूम रहे थे। मिशन निदेशक कौन थे दोस्तों? मोहन कुमार। रॉकेट निदेशक कौन थे? बीजू सी थॉमस। और अंतरिक्ष यान के निदेशक कौन थे? डॉक्टर पी बीरा मुथुबेल। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? कल्पना कलाहस्ती। तो इनका भी आप नाम नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे नाम जो हैं ये आपको नोट करने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो लैंडर गया था उसका नाम क्या था? विक्रम। और जो रोवर था उसका क्या नाम था? प्रज्ञान। तो ये बेसिक जानकारी है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव।
तो प्रकाश श्रीवास्तव अब एनजीटी के नए अध्यक्ष हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, तो उनको एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में जो न्यायमूर्ति ए गोयल थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, वो रिटायर्ड हो गए थे। फिर इसके बाद न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था और अब दोस्तों जो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं वो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं एनजीटी की, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। इसे हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं और इसकी स्थापना याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसका उद्देश्य होता है पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और इसमें जो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे होते हैं उनको 6 महीने के अंदर निपटाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि जो एनजीटी है उसके द्वारा जो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे होते हैं उनको कितने समय के अंदर निपटाया जाता है? तो 6 महीने के अंदर निपटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेथा थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों इनके देश को याद रखना बहुत ही आसान होगा। जब भी श्रेथा थाविसिन का नाम आएगा तो आपको था दिखाई देगा, तो था से आपको याद रखना है ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो थाईलैंड के जो राजा हैं वज्रालोंगकोर्न, तो उनके द्वारा श्रेथा थाविसिन को देश के प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए अपनी मंजूरी दे दी गई है। यानी दोस्तों राजा की मंजूरी मिल गई है, तो अब श्रेथा थाविसिन जो हैं वो थाईलैंड के राजा बन जाएंगे। हुआ क्या था कि कुछ समय पहले यहाँ पर इलेक्शन हुए थे लेकिन किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। तो जो यहाँ के दल थे वो आपस में गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गठबंधन बन नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो है फाइनली गठबंधन बन चुका है और अब जो श्रेथा थाविसिन थे वो प्रधानमंत्री बन गए हैं थाईलैंड के। ठीक है, तो कई महीनों के राजनीतिक गतिरोध के बाद अब नया प्रधानमंत्री मिला है किसे? थाईलैंड को। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी बैंकॉक है। यहाँ के जो राजा हैं वो हैं वज्रालोंगकोर्न और इन्हें रामा एक्स के नाम से या रामा 10 के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है बाहत। ठीक है, तो इस करेंसी को नोट कर लीजिएगा। कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिस्कस करते हैं। जैसे इटली की बात करें तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जॉर्जिया मेलोनी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है धौलपुर करौल रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे एनटीसीए के द्वारा टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो धौलपुर करौल रिजर्व जो है ये राजस्थान में है, तो इसको एनटीसीए के द्वारा अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। दोस्तों यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो इसको अभी हाल ही में मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। तो ये जो नया बाघ अभ्यारण्य बनने वाला है राजस्थान में, यह फैला होगा 1058 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें 368 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र होगा और 690 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र होगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद हैं राजस्थान में। तो और ये जो अब टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है ये 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। बात कर लेते हैं एनटीसीए की। तो इसे बोला जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका गठन हुआ था दिसंबर 2005 में और इसका गठन किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और किसी भी टाइगर रिजर्व को मंजूरी जो है किसके द्वारा दी जाती है? एनटीसीए के द्वारा दी जाती है। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो सबसे अधिक बाघ हैं मध्य प्रदेश में 785। तो ये 2022 की गणना के अनुसार हैं। कर्नाटक में 563 हैं, उत्तराखंड में 560 हैं, महाराष्ट्र में 444 हैं और तमिलनाडु में 306 बाघ हैं। तो ये बाघों की संख्या जो है नोट कर लें। अगर हम पूरे देश में बात करें तो 2022 की गणना के अनुसार
3,682 बाघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा वन इलेक्ट्रिक। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। भारत की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है वन इलेक्ट्रिक। इसका काम होता है इलेक्ट्रिक वाहन बनाना। तो इसने दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अपनी मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया है। कौन सी मोटरसाइकिल? तो उस मोटरसाइकिल का नाम है क्रीडन। तो इसका निर्माण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में शुरू किया है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है केन्या, तो वहां पर यह प्रोडक्शन करना शुरू किया है और ऐसा करने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गई है कौन? वन इलेक्ट्रिक। दोस्तों यहां पर बात आ रही है केन्या की, तो केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है यहाँ का नैरोबी। राष्ट्रपति है विलियम रूटो और यहाँ की जो करेंसी है वो है केन्याई शिलिंग। ये आप केन्या का मैप देख सकते हैं। केन्या की जो सीमा है वो विक्टोरिया झील से भी लगती है। ठीक है, तो ये जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा, केन्या और तंजानिया में फैली हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है विक्टोरिया झील। तो केन्या की सीमा विक्टोरिया झील से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, बोल्विया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका विश्वास विदु सपकाल को। किसे? विश्वास विदु सपकाल को। तो विश्वास विदु सपकाल जो हैं ये बोलिविया में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं कौन? विश्वास विदु सपकाल। वर्तमान में वो पेरू गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो नियुक्ति है वो बोलिविया में की गई है। दोस्तों बात करें बोलिविया की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है लापाज और संवैधानिक राजधानी है सुक्रे। राष्ट्रपति हैं एबो मोरालेस और यहाँ की जो करेंसी है वो है बोलिविया नाउ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है बोलिविया का मैप। पेरू, ब्राजील, पराग्वे, चिली और अर्जेंटीना इसके पड़ोसी देश हैं। कुछ अन्य देशों में भारत के राजदूत डिस्कस करते हैं। स्विट्जरलैंड में मृदुल कुमार, ग्रीस में रुदेंद्र टंडन, ईरान में रुद्र कुमार श्रेष्ठ, अजरबैजान में एम श्रीधरन, सऊदी अरब में सोहेल एजाज खान, कनाडा में संजय कुमार वर्मा, कोरिया में अमित कुमार और थाईलैंड में नागेश सिंह भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानानंद जो हैं वो चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में विश्वनाथन आनंद पहुंचे थे। तो अब आर प्रज्ञानानंद जो हैं वो चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अभी उनकी जो उम्र है वो मात्र 18 साल है। तो जो चेस वर्ल्ड कप है वो अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो उसके फाइनल में आर प्रज्ञानानंद पहुंचे हैं और उनका मुकाबला होगा फाइनल में मैग्नस कार्लसन से। किससे होगा दोस्तों? मैग्नस कार्लसन से। दोस्तों यहाँ पर शतरंज की बात आई है तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है फिडे, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 200 इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं इसके आर्कडी ड्योकोरविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। आदित्य सामंत अभी हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। और अभी हाल ही में तेलंगाना के प्रणीत बोपल्ला जो हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीसी ने बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। तो दोस्तों सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर एक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इसके अध्यक्ष के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया है। और दोस्तों ये जो सलाहकार बोर्ड बना है इसका काम होगा बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर पर जांच करना। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है वो धोखाधड़ी या फिर कहीं करप्शन होता है उसकी जांच करता है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करें तो इसके वर्तमान में आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीसी एक सर्वोच्च सतर्कता संस्था होती है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त होती है, यानी सबसे स्वतंत्र संस्था होती है। और दोस्तों इसके जो आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वह उनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये 23 अगस्त को दिवस क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि 23 अगस्त 1791 में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है हैती, वहां पर विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह हुआ था दास व्यापार के खिलाफ। दास व्यापार मतलब किसी को दास बनाया फिर उसको बेच देना, तो इस व्यापार के खिलाफ वहां पर विद्रोह हुआ था। तो इसी विद्रोह को याद करने के लिए दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगस्त माह में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को, पारसी नववर्ष 16 अगस्त को मनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुण्यतिथि है वो 16 अगस्त को, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन उदयपुर में किया गया है। तो 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा उदयपुर राजस्थान में किया गया है। दोस्तों, इस सम्मेलन की जो थीम है वो है इनहैंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। तो ये थीम भी आप नोट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है अपने प्रतिभागियों के बीच व्यवहारिक चर्चा और विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो 9वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है ये उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ है? साउथ अफ्रीका में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहां मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? अयोध्या में। चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकॉन बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। गुजरात का पहला मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? सूरत में। एमी अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य कौन बनी है? राधिका मदान। किस शहर में हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद करने की घोषणा की गई है? लंदन में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है जिसने कमल के फूल की नई किस्म निलंबो नमो 108 विकसित की है? लखनऊ में। विश्व जल सप्ताह कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 20 से 24 अगस्त तक। सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। पिंक वॉलवर्म पंजाब में किसकी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है? कपास की खेती को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रथम महिलाएं। तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री हैं देविका रानी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन है? प्रतिमा पुरी। और ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने साउथ अफ्रीका दिया है, कुछ लोगों ने डिटेल से भी बताया है। तो दोस्तों, आपको जो जानकारी प्राप्त हो उस विषय के बारे में तो आप डिटेल से भी बताइएगा। आज का जो क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।